अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज असद मालिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं व्यू ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, पास पेपर सॉल्यूशंस और क्विजेस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो आपने अगर अगर अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो इसे विजिट कीजिए, डेट इज www.vtuitions.com, और वहां जाके फ्री में साइन अप करके आप फ्री में अपने तमाम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारे बुक क्वेश्चंस के चैप्टर 2 के बुक क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि तमाम आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम पे। ये है हमारे इस चैप्टर की 5th वीडियो, क्योंकि हमने चैप्टर्स को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था, सेकंड में ओनरशिप को एंड थर्ड वन में डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंक को। फोर्थ वीडियो में हमने पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया था कि पास्ट पेपर्स में कौन-कौन से क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि आपके लिए इस वीडियो को समझना और ईज़ी हो जाएगा। लिंक्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए यूट्यूब के। वहाँ पे प्लेलिस्ट में मौजूद होगा सेकंड ईयर बैंकिंग, वहाँ पर तमाम वीडियोस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, अवेलेबल होंगी। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपके साथ सबसे पहले हम अपनी फाइल शेयर कर लेते हैं। आप इस फाइल को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और उसके बाद आप इसको प्रिंट करवा के अपने नोट्स का हिस्सा बना सकते हैं। हमने कोशिश किया है कि हम आपके लिए आसान से आसान वर्डिंग्स लिख सकें, आसान वर्डिंग यूज़ कर सकें, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में इसकी प्रिपरेशन ईज़िली कर सकें। सॉरी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें और आपके लिए आसान, आपके माइंड में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे कि मैंने आपके साथ अर्ज़ किया कि चैप्टर 2 है, दैट इज़ बैंकिंग सिस्टम एंड काइंड्स। तो बुक क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं, उस बुक क्वेश्चन में किस तरीके से सवाल किए हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास डिफाइन अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को डिफाइन करना है, इट मीन्स कि एक छोटा-सा एक डिस्क्रिप्शन माँग रहा है, एक्सप्लेनेशन माँग रहा है कि आपको किस तरीके से जो है कमर्शियल बैंक के बारे में बताना है। तो कमर्शियल बैंक बेसिकली ये होते क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर 1 में। इसमें भी थोड़ा-थोड़ा मैं आपको साथ-साथ में डिस्क्राइब भी करता रहूँगा, ताकि आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत समझ आ जाए। और अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको हमारे उस वीडियो पे जाकर देखना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने डिटेल से इन टॉपिक को समझाया हुआ है। कमर्शियल बैंक बेसिकली आपके आस-पास जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। वो कमर्शियल बैंक्स करता क्या है, इनका प्राइमरी गोल क्या होता है, आपके पैसों को जो आप इनको डिपॉज़िट करवाते हैं, जो भी वो आपको उन डिपॉज़िट के बदले में आपको बैंकिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। आपके जो भी आपको चेक वगैरह, चेक के ज़रिए पेमेंट देना, आपके बैंक ड्राफ्ट्स देना, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज की ऑफर्स आपको देना, लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटीज़ देना, ये क्या होते हैं, ये आप उस वीडियो में जाकर डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है जी। तो कमर्शियल बैंक्स कौन-कौन से हैं? हबीब बैंक, एमसीबी बैंक एंड एलाइड बैंक, और इवन और भी बहुत ज़्यादा। एचबीएल, इसलिए मैंने इन 3 की एग्ज़ाम्पल दी क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली नेम्ड बैंक्स हैं, जो कि हर बंदे की ज़बान पे इनका नाम होता है, इन 3 बैंक्स का। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, आपको कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपको लोन्स भी देते हैं। लोन्स किसके बदले में? इंटरेस्ट के बदले में। और ये इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिटर्स को भी देते हैं, जो बैंक में पैसे डलवाते हैं, उनको भी बेनिफिट होता है। और फिर उसी पैसे को रीइन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट बिज़नेसेस पे थ्रू फाइनेंसिंग, लैंडिंग, क्योंकि ये दूसरे बिज़नेसेस को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको पैसे प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, जिनके बदले में जब वो अर्न करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है। तो वो प्रॉफिट जो है वो आपके साथ इंटरेस्ट की शेप में आपको भी उससे हिस्सा मिलता है। तो ये काम है कमर्शियल बैंक का। सेकंड वन इज़ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है वो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जो कि बेसिकली लोगों के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, और कंट्री में जितने भी बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं, उन सब बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए उनके फाइनेंशियल उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हर उस बैंक होल्डर को, जो
डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में अपने बैंक्स अकाउंट खुलवाए हुए हैं, ताकि वो जो है बहुत सिक्योरिटी के साथ अपने वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। जो भी बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं, वो हम उनको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड बैंक्स। ठीक है, इट मीन स्केड्यूल्ड बैंक या स्टैंडर्डाइज्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक वर्ड यूज किया जाता है। बेसिकली स्केड्यूल्ड बैंक जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होता है। इट मीन्स कि आप बेफिक्र होकर उन बैंक्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो भी लॉस होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सेंट्रल बैंक की होगी। सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल बैंक्स। इंडस्ट्रियल बैंक और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? इंडस्ट्रियल बैंक जो होता है वो इंडस्ट्रीज को लोन देता है। इंडस्ट्रीज जो होती है वो बहुत ही बड़े लेवल का बिजनेस है। इट मीन्स कि उसके अंदर जो लोन दिए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स वो होते हैं जिनका पीरियड ऑफ जो मेच्योरिटी है वो थोड़ा लंबा होता है। वो काफ़ी सालों तक दिया जाता है, मतलब कि अराउंड 15 टू 30 इयर्स तक वो जो है वो लोन की जो टाइम है वो इससे भी ज़्यादा आगे लिमिट जो है एक्सीड कर सकती है। बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं ये आपके बिज़नेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। ये बैंक आपके साथ सिर्फ़ आपको लोन ही प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि आपको तमाम जो बैंकिंग सर्विसेज़ हैं, तमाम बिज़नेस फैसिलिटीज़ हैं, आपके साथ बिज़नेस शेयर करना, आपकी डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करना है कि किस तरीके से आप जो है अपनी बिज़नेस को ग्रोथ तक लेके जा सकते हैं। बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ का इंडस्ट्रियल बैंक्स का ये काम होता है। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल बैंक्स होते हैं, उनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फार्मर्स या एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स बनाए जाते हैं, और उनको जो लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, वो एग्रीकल्चरल बैंक्स उनको प्रोवाइड करते हैं। ये उनके बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म भी प्रोवाइड करते हैं और शॉर्ट टर्म भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल बैंक सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका काम होता है इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बैंक्स का कि अगर वो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं तो वो बेसिकली किस लिए होगा? छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ के लिए, छोटी-मोटी बाइंग एंड सेलिंग के लिए, जैसे फर्टिलाइज़र खरीदना है, कोई बीज वगैरह खरीदना है, कोई इक्विपमेंट छोटा-मोटा खरीदना है, कोई ट्रैक्टर वगैरह, कोई ऐसी मशीनरी जो कि फार्मिंग में उनके कल्टीवेशन में काम आए। सारी चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में की जाती हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो हो सकता है कि उसने कोई ज़मीन खरीदनी है, उसने अपनी जो खेती-बाड़ी उसको बढ़ाना है, कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कोई उसके लिए, तो मतलब एट द एंड ऑफ डे फॉर एग्रीकल्चर बेसिस के लिए ये बैंक उसकी हेल्प आउट करता है। सेविंग बैंक्स क्या होता है? सेविंग बैंक्स मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, पिछले पास्ट पेपर में भी समझाया था, इसमें भी समझाता हूँ कि आपकी जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कि जो आप सैलरीड पर्सन होते हैं, वो अपनी जो सैलरी है फिक्स कुछ अमाउंट उसमें से जो है अगर हर मंथ भी जो है बैंक में अगर सेव करवाता है, तो इनके कुछ अलग से इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, ठीक है? कोई इंश्योरेंस कंपनीज़ भी इसकी फंक्शंस को परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है? और से कमर्शियल बैंक बेसिकली आजकल इसको बेसिकली ये फैसिलिटीज़ दे रहा है कि आप उसमें पैसे डिपॉज़िट करवाओ और आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जिससे आपकी जो पेमेंट है, आपकी स पैसे भी सेव रहते हैं, और सेव होने के साथ-साथ आप अपने उन पैसों को एज़ अ बिज़नेस भी इस्तेमाल करें, क्योंकि बैंक आपके पैसों को रीइन्वेस्ट करता है, उससे जो प्रॉफ़िट मिलता है आपको, उसका बेनिफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आगे जाके आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट सूद जो है वो बहुत इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से लोग उसको इंटरेस्ट को नहीं लेना चाह रहे होते, तो वो प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। तो इट मीन्स कि उनको इस्लामिक बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो भी सेविंग्स को एनकरेज कर रहे होते हैं, वो प्रॉफिट दे रहे होते हैं, और जो कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आपको प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो वो आगे आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है। उसके बाद है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज के बारे में मैं आपको बताया था कि ये वो फाइनेंसिंग होती है, वो उनको लोन्स दिए जाते हैं जिनके बदले में आप कोई चीज़ गिरवी रखवाते हैं। ठीक है? बैंक्स गिरवी रखवाने के बदले में आपको जो है लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है जी? और इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 15 टू 30 ईयर्स होता है। ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सचेंज बैंक्स। एक्सचेंज बैंक्स बेसिकली ये मनी एक्सचेंजर्स होते हैं जो कि आपके करेंसी या आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कि अगर आपको कोई करेंसी चेंज करवानी है या कोई इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन करनी है, तो उसके अंदर ये एक्सचेंज बैंक्स आपकी हेल्प करते हैं। प्राइवेट बैंक्स क्या होते हैं? प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स होते हैं, जो कि कुछ इंडिविजुअल्स को, ग्रुप ऑफ पीपल, रिलेटिव, फ्रेंड्स मिलकर एक बैंक को
बनाते हैं। इसकी मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 50 होते हैं। और ये जो यही वही फैसिलिटीज और फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो जनरली सब बैंक दे रहे होते हैं। तो इतने सच इनकी फंक्शन में, इनकी फैसिलिटीज में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो आपकी कंपनी में मोस्टली जो ज्यादातर बैंक्स हैं वो आपके प्राइवेट बैंक्स हैं। अराउंड 22 बैंक्स जो हैं आपके मुल्क में प्राइवेट बैंक्स है आउट ऑफ 31 बैंक्स आपके इस टाइम कंट्री में मौजूद हैं अराउंड। और उसमें जो है 4 जो है वो फॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है। और उसमें 22 जो है आपके जो है प्राइवेट बैंक्स हैं और रेस्ट ऑफ देम आर पब्लिक बैंक्स। पब्लिक बैंक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट, उसके अंदर गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है और पब्लिक भी उसमें ऑनर होती है। जो गवर्नमेंट होती है वो अपने बैंक के जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक में इशू करती है और उसकी ऑनरशिप जो है वो पब्लिकली अनाउंस करती है और लोग उनके शेयर्स खरीद कर उस बैंक का हिस्सा बनते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं। पब्लिक बैंक्स भी होते हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, वो होती हैं जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है। तो इसके जो ऑनर्स होते हैं, इसका बेसिकली कोई ऑनर होता नहीं है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो अगर आने वाले टॉपिक में आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। तो इनका काम भी वही होता है जो एक प्राइवेट बैंक सारी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक से थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े बड़े स्केल पे बैंक होते हैं ये। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक मैंने आपको बताया कि वो बैंक्स होते हैं जो जिनकी 100% इक्विटी जो होती है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और ये वो बैंक से जो पहले प्राइवेट बैंक से, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ओवरटेक कर लिया और इनको नेशनलाइज्ड बैंक बना दिया और ये उनके ऊपर एक तरह से कब्जा या उसको खरीद लिया या जो भी था, एट द एंड ऑफ द डे वो गवर्नमेंट बैंक्स हैं अब इस टाइम पे। और उसको गवर्नमेंट ही ओन कर रही है। ये नेशनलाइज्ड बैंक कब हुए थे, 1974 से स्टार्ट हुए थे। कुछ जो थे वो दोबारा से प्राइवेट हो गए थे, लेकिन कुछ को जो है गवर्नमेंट ही छोड़ा गया क्योंकि वो नेशनलाइज ही रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था 1974 के बाद से मैनेज करना सारे बैंक्स को, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारे बैंक्स चलाएगी तो फिर जो प्राइवेट लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो गया था। मतलब प्राइवेट बैंक थे ही नहीं, सारे नेशनलाइज थे। तो फिर वो गवर्नमेंट को मुश्किल हो गया था सारे बैंक्स को चलाना। तो फिर उसके बाद दोबारा से 1991 में दोबारा से गवर्नमेंट बैंक्स को अलाउ कर दिया गया कि आप प्राइवेट बैंक्स बना सकते हैं। उसके बाद है स्टैट्यूटरी बैंक। ये स्टेट बैंक को ही बोलते हैं। जो सेंट्रल बैंक की एक्सप्लेनेशन है वही स्टैट्यूटरी बैंक की डेफिनेशन होगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो बैंक्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑन करते हैं। गवर्नमेंट या इसके अंदर जनरल पब्लिक भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ही बेसिकली कहा जाता है कि गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं जो कि अपने जो ऑनरशिप है जनरल पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो टोटली इंडिविजुअल उसको ऑन करता है। पब्लिक बैंक जो होता है ना उसमें जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं, जो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बैंक्स बेशक जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन उनके अंदर ये बहुत होता है कि लोगों का ट्रस्ट जो होता है ना वो पब्लिक बैंक्स में हायर होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। आप इवन कोई भी इंस्टीट्यूशन ले ले, कोई भी इदारा ले ले, आपको गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट। लेकिन क्या होता है कि जो ग्रोथ चांसेस होते हैं, जो काम का जो तरीका होता है, वो आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर्स में ज्यादा प्रोफेशनलिज्म होता है और पब्लिक सेक्टर्स में, पब्लिक बैंक्स में इतने प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। वहां पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो जान छुड़ा रहे होते हैं। दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड कि आपका क्या काम है। आपको फैसिलिटीज भी इतने अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे होते जो प्राइवेट बैंक में कर रहे होते हैं। प्राइवेट बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बड़े सेटिस्फाइड और उनकी ग्रोथ लेवल भी बड़ा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक बैंक्स। तो ये छोटे-मोटे 3 डिफरेंस मैंने इनके डिस्कस किए। आप चाहें तो अगर आपको और भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 बोला था तो इसकी वजह से मैंने इसके 3 डिफरेंसेस लिख दिए। चार्टर बैंक भी मैं बता चुका हूँ कि ये बेसिकली कोई फेडरल गवर्नमेंट हो या कोई किंग एंड क्वीन, जैसे कि ये वेस्टर्न कल्चर्स में है कि वहां पर किंग एंड क्वीन का कुछ-कुछ मुल्कों में अभी भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। बैंक ऑफ इंग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ चार्टर्ड बैंक, जो कि किसी फेडरल या किंग और क्वीन के ऑर्डर पे जो बैंक बनता है और उसके जो ऑनरशिप होती है वो सिर्फ उन्हीं को होती है, तो वो चार्टर्ड बैंक्स होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ये एक डिपार्टमेंट होता है बैंक का, ठीक है। ये बैंक का नहीं, ये भी नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट हो सकता है। बेसिकली ये करते क्या है कि ये मैनेजमेंट लेवल का जो डिपार्टमेंट होता है, ये जो भी कंपनी के अंदर
जो भी मैनेजमेंट हो रही है, जो भी चीजें, ये बेसिकली कनेक्शन होता है ये ऑर्गेनाइजेशन और एक जो कस्टमर्स या एक अपर लेवल और जो मिडिल लेवल जो लोअर लेवल के लोग हैं, इनके आपस में एक कनेक्शन बनता है कि अगर जो भी अपर लेवल के जो सीईओ है उसका कोई काम है, उसने कोई ऑर्डर दिया है, तो वो डायरेक्ट जाके वर्क फोर्स को जाके बात नहीं करेगा, उसके बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिन के जो लोग हैं, वो उस चीज को मैनेज करेंगे और उनकी इंफॉर्मेशन जो है वर्क फोर्स तक मतलब एम्प्लॉयज तक पहुंचाएगी और उनकी हेल्प करेगी कि किस तरीके से आप जो है काम अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट में है, दे सर्व एज द मीडिएटर बिटवीन हाई मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स, they motivate the workforce and help them achieve the organization objective. One of the essential components linked to higher degree and workplace productivity and efficiency is the work office administration. मतलब कि ऑफिस का अगर एक ग्रोथ अगर एक सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, कंपनी को ऑब्जेक्टिव को जो है पूरा करना चाहते हैं, तो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत कंपेटिटिव होना चाहिए कि वो जो है किस तरीके से अपने काम निकलवाएगा। ये सारा काम किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का होता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास 14 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंक। तो मैंने इसमें दो, उन्होंने बोला है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट और कैश डिपार्टमेंट के बारे में बताएं। तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सबसे पहले कैश के बारे में बताता हूँ। कैश जो होता है वो सिर्फ रिसिप्ट ऑफ कैश एंड पेमेंट कर रहे होते हैं कि जो भी चेक्स की पेमेंट आ रही है, जो भी वो आपने देखा होगा कि अलग ही जब बैंक के आप अंदर एंटर करते हैं, आपने रिसिप्ट बनाई है, चेक पकड़ा हुआ है, आपने डिपॉजिट स्लिप पकड़ी हुई है, आपने सिर्फ उस लाइन में लगे और वो सिर्फ दो ही काम करते हैं, या तो आपका क्या कर रहे होते हैं, आपके चेक्स को क्लियर कर रहे होते हैं, चेक की पेमेंट्स कर रहे होते हैं, या आपको पेमेंट दे रहे होते हैं इन रिटर्न ऑफ योर डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, आपसे पैसे ले रहे होते हैं, आपको पैसे दे रहे होते हैं, उनका काम सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाता है, पैसों की लेन देन उन्होंने करनी होती है। लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो इससे ऊपर एक लेवल होता है जो कि तमाम जो पूरे बिजनेस के जो अकाउंट्स हैं, जो कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितनी पेमेंट्स कहाँ होनी है, कितनी कहाँ होनी है, आज कितनी कितनी पेमेंट आई, कितनी गई, ठीक है, अगर एट द एंड ऑफ द मंथ कितनी सैलरीज जाएंगी, तो कितनी सैलरीज देनी है, ठीक है, और ये हिस्सा एक्सपेंस कहाँ पे लगेगा, ये सारी की जो पैसों की लेन देन ट्रांजैक्शन है, ये विद इन द बैंक और पूरे बैंक्स की ब्रांचेस, हेड ऑफिस, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा होगा? अकाउंट डिपार्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। लेकिन कैश डिपार्टमेंट समझे कि इसके सामने ये इतना सा है और कैश डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट इतना बड़ा है। ठीक है, कैश अकाउंट डिपार्टमेंट का एक सब पार्ट है एक कैश डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो होता है सिक्योरिटी को देखता है। जो भी सिक्योरिटी बैंक के अंदर जरूरत होगी, कोई आर्म गार्ड्स की जरूरत होगी, पैसे जो आपने देखा होगा रोज एक गाड़ी जाती है जो पैसे लेकर एक जो गाड़ियां जा रही होती हैं, तो वो जो है वो किस तरीके से सेफली जो है वो पहुंचाने हैं पैसे एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, विद इन द बैंक किस तरीके से पैसों की सिक्योरिटी रखनी है, लॉकर्स अगर लोगों ने बनवाए हैं तो लॉकर्स की हिफाजत किस तरीके से करनी है, कैमरा सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें कौन देखता है? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। लीगल डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है? ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कि अगर कोई भी, अगर आपका बैंक जो है किसी बैंकरप्सी का शिकार बन गया है, कोई केस हो गया है, ठीक है, कोई भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन उसकी क्लियरिंग करना, उसकी देखना, उसकी अंडरराइटिंग करना, स्टैंप्स लगाना, ये सारी की सारी जो है ये कौन चीजें कर रहा होता है? लीगल डिपार्टमेंट कर रहा होता है। उसके बाद लास्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी अगर ये आ सकता है आपको, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली क्या होता है, एक कुछ बैंक के ही लोग, कुछ उसी ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग मिलके आपस में एक बैंक बना लेते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें बिजनेस एक्टिविटीज में, बिजनेस फंक्शन में। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो आपस में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही दूसरे को लोन प्रोवाइड कर देता है इन रिटर्न ऑफ सम इंटरेस्ट। लेकिन ये भी बैंक से सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है और ये खुद बना के बैठे हुए हैं, फिर तो सिक्योरिटी नहीं होगी ना। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनाया जाता है। ये बेसिकली ज्यादातर जो इसका मेन गोल होता है वो मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही होता है कि अगर कोई बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया जाए, अगर कोई बिजनेस के हैं तो सिर्फ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ने बना लिया, बिजनेस के कुछ लोगों ने मिलकर बना लिया। ठीक है, ये बैंकिंग के सेक्टर्स हैं तो बैंकिंग के कुछ लोगों ने मिलकर एक बैंक बना लिया। ठीक है, तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स है, सेंट्रल, प्राइमरी और प्रोविंशियल। जो सेंट्रल होता है वो बड़े लेवल का होता है जिसमें सेंट्रल लेवल में मतलब कि पूरे मुल्क का एक
पूरे मुल्क के जो बड़े-बड़े जो कंपनीज़ थी उन्होंने मिलके एक बना ली, जो कि पूरे विदिन द कंट्री जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। जो प्राइमरी होगा वो विदिन ऑफिस छोटे लेवल का होगा, कि जो सिर्फ़ चंद चंद मतलब सिर्फ़ एचबीएल के लोग थे, ठीक है? एचबीएल बैंक के कुछ किसी ने कोई पंजाब का था, कोई नहीं, सिर्फ़ प्राइमरी में जो होगा सिर्फ़ कराची के जो लोग हैं, जो कराची में क्या होगा कि कोई 2-3 ब्रांचेज़ के लोगों ने मिलके एक बैंक बना लिया और उसके अंदर उनको जो-जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो उन्होंने एक-दूसरे की हेल्प आउट कर दी। तो मतलब ये थोड़ा-सा बहुत ही छोटे लेवल का होता है। फिर इससे जो बड़ा होता है वो होता है प्रोविंशियल कोऑपरेटिव, मतलब कि प्रोविंसेस के लिहाज से, कि सिंध का अलग, पंजाब का अलग, बलूचिस्तान का अलग और खैबर पख्तूनख्वा का अलग। ये 4 किस्म के 4 अलग-अलग कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए। सबसे पहले प्राइमरी हुआ, फिर उससे बड़ा प्रोविंशियल, फिर उससे बड़ा सेंट्रल, ठीक है? ये 3 स्टेजेज़ हैं इसकी, ठीक है? और तीनों के जो फाइनेंसिंग होगी वो उसी लिहाज से होगी, कि जो प्राइमरी होगा वो छोटे-छोटे बिज़नेसेस को हेल्प आउट कर रहा होगा, प्रोविंशियल जो कर रहा होगा वो विद इन द प्रोविंस की हेल्प कर रहा होगा, और जो सेंट्रल होगा वो पूरे मुल्क में कोई भी उनसे हेल्प ले सकता है। तो इट मीन्स कि उनकी जो फाइनेंस, फिर रेट्स भी उसी लिहाज से होंगे और उसी लिहाज से अमाउंट होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो सेंट्रल होगा उस वो बड़ी अमाउंट देगा, फाइनेंस करेगा। जो प्राइमरी होगा वो छोटी फाइनेंसिंग कर रहा होगा, प्रोविंशियल कंपैरेटिवली दोनों के सेंटर में आ रहा होगा। ठीक है जी? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आप हमें जॉइन कीजिए। वहाँ जाके आप हमसे वन ऑन वन सवाल भी कर सकते हैं, और वहाँ पे कॉमर्स में जाके सेकंड ईयर में बैंकिंग में जाके हमें जॉइन कीजिए। माय नेम इज़ असद मलिक। वहाँ पे जाके आप हमसे वन ऑन वन सवाल कर सकते हैं। वेबसाइट पे विज़िट कर लीजिए, नोट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, यूट्यूब के चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंशाअल्लाह अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने होस्ट को असद मलिक मेरा नाम है। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।